गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर बताया गया है कि अब कंपनी के पास ज़्यादा पावर और अथॉरिटी थी। इसके साथ साथ जो कंपनी के कर्मचारी थे वो भी अब नवाबों की तरह जीवन जीने की सोचने लगे थे। सर्वेंट बिगिन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कि आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वॉज सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी ऑफिशियल्स। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वो कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। यानी कि अब जो अंग्रेज़ों का लालच था वो लगातार बढ़ता जा रहा था और वो भी अब नवाबों की तरह जीवन जीने की सोचने लगे थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात की गई है कि कंपनी रूल एक्सपेंड, कि जो कंपनी है वो जो अपना शासन है वो कैसे फैलाती है। यहाँ पर if we analyze the process of annexation of Indian state by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspect emerge। यहाँ पर बताया गया है कि यदि हम बात करें 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी है उन्होंने भारतीय रियासतों को, जिनके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं थी, वहाँ पर उन्होंने सीधा सैनिकों से निशाना नहीं साधा, बल्कि अपनी चालाकी भरी नीतियाँ बना करके उन्होंने भारतीय रियासतों का अधिग्रहण किया। ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़, ऐसी बहुत सारी नीतियाँ आएंगी जिनके द्वारा अंग्रेज़ों ने भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करना शुरू किया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो बक्सर का युद्ध था वो 1764 में हुआ था। द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट। इसके बाद कंपनी जो इंडियन स्टेट थी उनमें अपने रेजिडेंट तैनात करने लगी थी। इसका मतलब क्या है कि जब जो इंडियन स्टेट है उनमें कंपनी का अगर रेजिडेंट अपॉइंट हो जाता है तो वो उससे क्या होता है, दे वर पॉलिटिकली और कमर्शियल एजेंट एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अब जो रेजिडेंट होता था वो राजनीतिक और जो व्यावसायिक मामले होते थे उनको देखता था। साथ ही साथ जहां कंपनी को फ़ायदा पहुंचाना है, सिर्फ रेजिडेंट का एक ही काम होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का फेवर करना, कंपनी के अच्छे के लिए सोचना। ये काम किसका होता था? रेजिडेंट का होता था। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बताया गया है कि जो सब्सिडियरी अलायंस है उसका मतलब क्या है। यहाँ पर बात करते हैं सब्सिडियरी अलायंस की। इसका मतलब क्या था? अब हमने जैसे पहले बताया कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने खुले तौर पर जो भारतीय रियासतें थी उन पर हमला नहीं किया, बल्कि अपनी जो नीतियाँ थी इससे ही वो धीरे धीरे भारत की रियासतों का अधिग्रहण करते चले गए। अब यहाँ पर जैसे हमने बताया कि सब्सिडियरी अलायंस है, उसका मतलब क्या है? सहायक संधि। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने जो नवाब थे या इंडियन स्टेट के जो के ऊपर जो अलग अलग स्टेट थे उनके ऊपर जो रूल करते थे रूलर, उनको अंग्रेज़ों ने बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया। मान लो मैं राजा हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, अंग्रेज़ मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हम आपकी हर तरीके से मदद करेंगे। अब जो राजा होते हैं या रूलर होते हैं, नवाब होते हैं, वो पूछते हैं भाई मदद कैसे की करोगे आप हमारी। उन्होंने कहा कि अब आप अपनी स्वतंत्र सेनाएं नहीं रखोगे। अब नवाब या रूलर सोचने लगते हैं कि भाई अगर हम सेना ही नहीं रखेंगे तो फिर जो हमारे दुश्मन जो हैं या हम किसी के ऊपर हमला करना चाहते हैं फिर हम कैसे जीत पाएंगे। फिर अंग्रेज कहते हैं कि हम अपनी सेना आपको देंगे। यानी कि जब भी आपके ऊपर कोई ऐसी समस्या आती है या कोई दूसरा स्टेट आपके स्टेट के ऊपर हमला करता है तो हमारी कंपनी आपकी मदद करेगी, ठीक है। लेकिन एक
शर्त ये है कि कंपनी का जितना भी खर्चा पानी है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब जो नवाब होते हैं उनको लगता है भाई ये तो सही बात है कि एक तो हमें टेंशन ही नहीं रहेगी कि किसको निकालना है, किसको अपॉइंट करना है, सारा काम ईस्ट इंडिया कंपनी हमें सेना का करके देगी, ठीक है। जो भी खर्चा होगा हम देते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कंपनी एक और चीज़ जो नवाब होते हैं या रूलर होते हैं उनको बताती है कि अगर आप कंपनी सॉरी सेना को अगर खर्चा पानी देने में चूक जाते हो या टाइम पे उनको नहीं दे पाते हो तो फिर हम आपके आपका जो स्टेट है, आपकी जो रियासत है, उसका कुछ पार्ट हम अपने हिस्से में मिला लेंगे। इस तरीके से जो सायक संधि है उनको मतलब मजबूर किया जाता है नवाबों को, रूलर्स को सायक संधि मानने के लिए। इस तरीके से 1801 में अवध के कुछ पार्ट थे वो अंग्रेज़ों ने अपने राज्य में मिला लिए थे, क्योंकि यहाँ पर जो अंग्रेज़ थे उन्होंने कहा था कि जो अवध है वो मतलब सही तरीके से अपना जो सायक संधि की शर्तों को पूरा नहीं कर पाया है, और इस तरीके से लगातार जो अंग्रेज़ हैं वो भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करते चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। यहाँ पर टीपू सुल्तान जो हैं उनको शेर मैसूर कहा जाता था, और इनके जो फादर थे वो थे हैदर अली। दोनों ही पावरफुल रूलर इनको मैसूर का कहा जा सकता है, और जब तक इन्होंने मैसूर के ऊपर राज किया तब तक अंग्रेज़ों की दाल यहाँ पर व्यापार करने की नहीं गली, क्योंकि लगातार उनके मन में ये डर बना रहता था कि जब तक टीपू सुल्तान और हैदर अली रहेंगे वो मैसूर के से व्यापार। मैसूर में हैदर अली का जो टाइम पीरियड रहा वो रहा 1761 से लेकर के 1782, और इसके बाद उनके जो सन थे टीपू सुल्तान उनका टाइम पीरियड रहा यहाँ पर 1782 से लेकर के 1799। अब इन दोनों पावरफुल रूलर के कंट्रोल में जो मैसूर था वो काफ़ी ताकतवर हो चुका था, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो मालाबार कोस्ट से व्यापार करना चाहती थी इलायची का और जो दूसरे काली मिर्च जैसे जो मसाले यहाँ पर उगाए जाते थे उनका व्यापार करना चाहती थी, लेकिन टीपू सुल्तान ने यहाँ के जो लोकल ट्रेडर्स थे उनको मना कर दिया था कि भाई वो किसी भी तरीके का जो मर्चेंट्स थे उनको मना कर दिया था कि भाई आप ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किसी भी तरीके का कोई व्यापार नहीं करोगे। और अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है टीपू सुल्तान की इन चीज़ों को देख करके उनको बीच रास्ते से हटाना चाहती थी। यहाँ पर बताया गया है कि सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज़ आग बबूला हो गए थे। उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान को बड़ा ही घमंडी और ख़तरनाक बताया। अब उनको रास्ते से हटाया कैसे जाए, हैदर अली और टीपू सुल्तान को कैसे रास्ते से हटाया जाए, इसी के चलते मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 लड़ाइयाँ होती हैं। पहली जो होती है वो 1767 से लेकर के 1769, उसके बाद सेकंड जो आंगल मैसूर युद्ध होता है वो होता है 1780 से लेकर के 1784, थर्ड 1790 से लेकर के 1792, और जो लास्ट बैटल होता है वो होता है 1799 में। श्री रंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिलती है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर जीत जाती है, और टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वहाँ पर मतलब एक तरीके से कंट्रोल में आ जाती है, और टीपू सुल्तान हैं वो मारे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैसूर का जो एक वो जो सत्ता होती है वो वोडियार डायनेस्टी को सौंप दी जाती है। वॉर विद मराठास। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है धीरे धीरे भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने लगी थी, क्योंकि एक तरीके से मैसूर को हराने के बाद अब उनका अगला जो निशाना होता है वो होते हैं मराठास। ईस्ट इंडिया कंपनी अब मराठों की जो पावर है उसको भी कुचल देना चाहती है। यहाँ पर विद देयर डिफीटेड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वॉज शेटोड। यहाँ पर जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, वहाँ पर जो मराठास थे उनका दिल्ली पर
शासन करने का जो सपना था वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मराठी हैं वो थर्ड बैटल जो थी पानीपत की वहाँ पर हार जाते हैं। अब जो मराठास हैं उनका जो जहाँ पर वो राज करते थे वो अलग अलग जो रूलर थे उनके कंट्रोल में चलता था, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले, अलग अलग राजवंशों के हाथों में मराठास की जो सत्ता थी। उसके बाद यहाँ पर ये सारे सरदार एक पेशवा यानी कि जो सर्वोच्च मंत्री है उसके अंडर अपना जो है शासन चलाते थे। यहाँ पर बताया गया है कि मराठास जो थे उनके फेमस जो लीडर थे वो कौन कौन से थे। यहाँ पर महादजी सिंधिया और नाना फडणीस वर टू फेमस मराठा सोल्जर एंड स्टेटमैन ऑफ द लेट 18th सेंचुरी। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बताया गया है कि the Marathas were subdued in a series of war in the first war that ended in 1782 with the territory of Salwai। एक के बाद एक युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अगर बात करें फर्स्ट वॉर की जो कि 1782 में सालबाई संधि के साथ ख़त्म हुआ, क्योंकि इनका जो मराठा को हम ये नहीं कह सकते कि एक कमज़ोर शासन उन्होंने किया, काफ़ी पावरफुल थे मराठास भी, जिनकी पावर को कुचलने में कई सालों तक अंग्रेज़ों ने मराठों के साथ युद्ध की। और जो पहला जो वॉर हुआ था फर्स्ट आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था वो काफ़ी सालों तक चला था। और पहले युद्ध में ना तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ना ही मराठों को जीत मिली थी, और ये जो युद्ध हुआ था वो सालबाई संधि के साथ ख़त्म हुआ था। उसके बाद जो सेकंड अंग्रेज़ मराठा युद्ध हुआ था वो 1803 से लेकर के 1805 तक चला था। इसका नतीजा ये हुआ था कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली में अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था। उसके बाद जो थर्ड बैटल हुई थी वो 1817 से लेकर के 1819 में लड़ी गई थी, जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको जीत मिली थी। और इस तरीके से जो अंग्रेज़ थे अब वो पूरे तरीके से मराठों को हरा चुके थे। इनके जो पेशवा थे उनको पुणे से हटा करके कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया गया था। द क्लेम टू पैरामाउंसी, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर सबसे पहले अगर पैरामाउंसी की बात करें तो इसका मतलब होता है सर्वोच्चता का दावा। आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार भारतीय जो भूभाग था उसका अधिग्रहण करती जा रही थी। अब यहाँ पर ये एक और नई पॉलिसी लेकर के आते हैं, किसके नेतृत्व में? लॉर्ड हेस्टिंग के, जिनका टाइम पीरियड रहा था भारत में 1813 से लेकर के 1823। अब ये न्यू पॉलिसी क्या थी? सर्वोच्च यानी कि सर्वोच्चता का दावा। यहाँ पर कंपनी क्या कहती है कि कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि जो हमारी कंपनी है या जो हम हैं वो सुपीरियर हैं, सर्वोच्च हैं। हेंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट। इन्होंने कहा कि हमारी जो पावर है वो ज़्यादा बड़ी है, किसके कंपैरिजन में? इंडियन स्टेट के। और जब हमें लगता है कि जहाँ पर हमें लग रहा है, जहाँ पर कंपनी के हितों की रक्षा की बात आती है, तो भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण करने की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास रखती है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, विलय की नीति। इसको ये जो विलय की नीति है इसको शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड रहा, जो कि गवर्नर जनरल थे भारत के 1848 से लेकर के 1856, जो विलय की नीति थी वो थी क्या? इसमें कहा गया कि द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, द डॉक्ट्राइन डिक्लेयर दैट इफ an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse, that is became part of company territory। यहाँ पर बताया गया है कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी
रियासत कंपनी अपने इलाके में मिला लेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी राजा की कोई संतान नहीं है, अगर संतान है लेकिन बेटा नहीं है, तो कंपनी उसको राजा उसके मरने के बाद कंपनी क्या करेगी कि उस राजा की पूरी रियासत को कंपनी अपने इलाके में मिला लेगी। अब इस पॉलिसी के अंतर्गत यानी कि विलय की जो नीति थी, इसके अंतर्गत बहुत सारे राज्यों को कंपनी ने अपने राज्य में मिला लिया था, जैसे कि सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। यहाँ पर 1856 में द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडिड आर्ग्यूमेंट। दे सेड दे वर obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment। यहाँ पर क्या होता है कि अब 1856 में अवध को भी कंपनी अपने नियंत्रण में ले लेती है, क्योंकि अंग्रेज़ों का कहना था कि अवध की जो जनता है वो नवाब के शासन से परेशान है और जनता को हम दुखी नहीं देख सकते, इसलिए ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अवध को अपने कंट्रोल में लेकर के जनता को खुश करेंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर हम बात करते हैं नई शासन व्यवस्था की। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 to 1785 was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power। वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो 1773 से लेकर के 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे और कंपनी की ताकत को फैलाने में वॉरेन हेस्टिंग की एक अहम भूमिका रही थी। वॉरेन हेस्टिंग के समय बंगाल, मुंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल हो चुकी थी और उसके बाद बंगाल, मुंबई और जो मद्रास है उनको 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसियाँ थी और जिनका रूल गवर्नर के पास होता था और सबसे ऊपर जो होता था यहाँ पे सबसे ऊपर जो होता था वो गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस। वॉरेन हेस्टिंग को इंडिया के अंदर नए प्रशासकीय सुधार लाने का श्रेय जाता है और न्याय के क्षेत्र में भी उन्होंने कई सुधार किए। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात की गई है कि 1772 में एक न्यू सिस्टम लाया गया जस्टिस को लेकर के और कहा गया कि अब ज़िले में 2 अदालतें होंगी, एक क्रिमिनल कोर्ट और जिसको कहा जाता है फौजदारी अदालत और दूसरी होगी सिविल कोर्ट्स यानी कि दीवानी अदालत। फौजदारी कोर्ट यानी कि फौजदारी अदालत जिसको क्रिमिनल कोर्ट कहा जाता है उसमें मर्डर जैसे जो मामले हैं वो सुने जाएंगे और सिविल कोर्ट्स जिसको दीवानी अदालत कहा जाता है उसे ज़मीन से जुड़े या दूसरे जो मामले होते हैं वो सिविल कोर्ट्स में सुने जाएंगे। अब जो न्याय होगा वो काजी और द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर ए काजी एंड अ मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो काम किया जाएगा कोर्ट्स में वो किन के अंडर होगा, काजी और मुफ्ती के। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि फौजदारी अदालतें जो है वो काजी और मुफ्ती के अंतर्गत आएंगी, लेकिन ये जो काम किया जाएगा वो कलेक्टर की निगरानी में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो 1773 में पारित किया गया था, जिसमें अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड वेल अ कोर्ट ऑफ अपील। यहाँ पर बताया गया है कि 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तब यहाँ पर सर्वोच्च जो न्यायालय है उसकी स्थापना की गई थी। द कंपनी आर्मी, कंपनी की फौज
अब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो लगातार इंडिया में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, एक्सपेंड हो रहा था। तो अब जो जीत मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वहाँ पे जो मिलिट्री रहती है उसका काफ़ी रोल यहाँ पर माना जाता है। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपनी मिलिट्री को और भी मजबूत करना चाहती है। तो यहाँ पर जो मुग़लों के टाइम पीरियड में जो आर्मी रही, वहाँ पर उस आर्मी में जो मुग़लों की आर्मी थी वहाँ पर सवार यानी कि जो घुड़सवार थे, कैवलरी थी वो ज़्यादा रखी जाती थी, और जो इन्फेंट्री आर्मी थी उसको इग्नोर किया जाता था। क्योंकि मुग़लों के टाइम पे जो लड़ाइयाँ होती थी तलवार या भाले से होती थी, तो मतलब घोड़े पे तलवार चलाना आसान होता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा था तो वहाँ पर मतलब जो हथियार चलाने के जो तरीके थे उनमें भी चेंज आता जा रहा था। तो जो मिलिट्री थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी मिलिट्री रखी थी वो अब जो बंदूकें होती थी उनका यूज़ करने लगे थे। तो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने अपनी जो सेनाओं में जो चेंज किए थे, उन्होंने जो सवार होते हैं यानी कि जो घुड़सवारी होती है, कैवलरी जो मिलिट्री होती थी उसको इग्नोर कर दिया, और उसको उन्होंने जो बढ़ावा दिया वो किसको दिया, इन्फेंट्री को। क्योंकि घोड़े पे बंदूकों को चलाना मुश्किल होता है, लेकिन तलवार अगर आपके पास है तो आप इजीली लड़ाई कर सकते हो। तो इस नज़रिए से उन्होंने कैवलरी जो फोर्स है उसको इग्नोर करके और इन्फेंट्री को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कि और क्या क्या चेंज देखने को मिले थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी उसमें। उसके बाद इन्होंने कहा कि जैसे बर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट, वेयर सोल्जर वर आर्म्ड विद मस्केट एंड मैचलॉक। यहाँ पे उन्होंने कहा कि जब ये सोल्जर थे बर्मा, अफगानिस्तान जैसे कंट्री में लड़ने के लिए जाते थे तो ये मस्केट और जो मैचलॉक होता था उनको साथ में रखते थे, और उनको चिंगारी देना और मुँह से छीलना, इस तरीके से इनको यूज़ किया जाता था। लेकिन आप घोड़े पे बैठ के उनको मतलब मुंह से छीलते हो या इस तरीके से घोड़े पर रह कर के ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए इस तरीके से इन्फेंट्री को बढ़ावा दिया गया। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चेंजेस देखने को मिले थे यहाँ पर। अब जो इन्होंने मिलिट्री बनाई थी यूरोपियन स्टाइल से, जो सोल्जर्स थे उनको ट्रेन किया गया था। अब एक दूसरा एक कहते कि यूनिफॉर्म तरीके से जो मिलिट्री थी वो बनाई गई थी, सबकी इकट्ठी ड्रिल होती थी, यूनिफॉर्म पहना सोल्जर्स के लिए ज़रूरी था। साथ ही साथ जो कास्ट और जो उनका रिलीजन होता था, जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी की भर्ती करती थी तो जो रिलीजन फैक्ट और जो कास्ट वाली बात होती थी इन्होंने इग्नोर की थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये चेंजेस हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में देखने को मिले थे।